नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परमाणु पर। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जितनी भी यूनिट है NPCL, BARC, RRCAT, IG कार, हे वाटर बोर्ड, NFC जितनी भी यूनिट है उनके जो प्रीवियस ईयर के जनरल साइंस के क्वेश्चंस है उनकी सीरीज अपने चल रही थी। और ये जनरल साइंस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज जो है ये आपके हर पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कैटेगरी फर्स्ट की जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कैटेगरी सेकंड जिसमें प्लांट ऑपरेटर और ITI वाले जो अप्लाई करते हैं वो हो, चाहे आप BRC वर्क असिस्टेंट हो, चाहे BRC का कोई सा भी एग्जाम हो, है ना। ये सब एग्जाम जो है उनकी जो प्रीवियस ईयर की जनरल क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना। और ये आज अपना चौथा पार्ट है। इसके अलावा 3 वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अपने चैनल जो भी भाई लोग नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने चैनल पर जाके देखिए, आपको जनरल साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट जनरल साइंस भी मैंने पढ़ा रखी है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और मैथमेटिक्स और जनरल साइंस में आपको पढ़ा ही रहा हूँ। इसके अलावा जब भी एग्जाम की हर अपडेट आती है और कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, है ना। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ना। और इसके अलावा क्या है कि जो जनरल साइंस जो है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है ना। आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इसको पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना जनरल साइंस का चौथा पार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन है अपना, इसको रेड कर लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है ना। द फंक्शनिंग ऑफ द जेट इंजन इज द बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन है ना। यहाँ कंजर्वेशन लिख लीजिए। यहाँ कंजर्वेशन लिख लीजिए, ओके। कंजर्वेशन फिजिकल अमाउंट है ना। तो बेस्ड ऑन मोमेंटम, यहाँ भी कंजर्वेशन लिख लीजिए, है ना। तो मोमेंटम कंजर्वेशन पर यानी संवेग संरक्षण पर आधारित है। इसके अलावा जो रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट्स वगैरह जो होते हैं वो भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करते हैं। और ये अगर आपको संवेग संरक्षण का ये वाला ऑप्शन नहीं मिले तो इसके अलावा आपको ये ऑप्शन मिल सकता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम आधारित है, ओके। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आप इसको भी टिक कर देना अगर ये मिले तो, और ये नहीं मिले तो ये आपको टिक करना है, ओके। दोनों में से एक मिलेगा, दोनों साथ नहीं मिलेगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। हु कॉइन्ड द वर्ड जीन, है ना। तो जीन शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो किया था W जॉनसन ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप किसका बना होता है। व्हाट इज द IC चिप यूज्ड इन कंप्यूटर मेड। तो किसका बना होता है, तो ये होता है आपका सिलिकॉन का बना होता है ना IC चिप। इसके अलावा जो सोलर सेल होता है, सोलर सेल जो होता है वो भी उसमें किसका यूज होता है, सिलिकॉन का यूज होता है ना। और ये वाला क्वेश्चन NPCL नरोरा में पूछा गया था प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट में 2021-22 वाले एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। विच गैस लीक्ड इन भोपाल एक्सीडेंट। तो इसमें जो गैस थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है। व्हाट विल बी द फोकस डिस्टेंस ऑफ द फ्लैट प्लेट ऑफ ग्लास, है ना। तो देखो ये है आपके समतल दर्पण एक तरह से, है ना। ये क्या है, समतल दर्पण। तो कांच की प्लेट है, समतल दर्पण है ना। अभी यहाँ क्या है, इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, है ना। और रेडियस इन्फिनिटी होगी तो इसकी फोकस दूरी भी जो होती है वो इन्फिनिटी होगी। इसके अलावा अगर ये तो अपना सही हो गया, इन्फिनिटी है ना। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि इसकी पावर यानी शक्ति कितनी होगी, तो इसकी पावर कितनी होगी, 1/f लिखते हैं पावर को, है ना। यानी 1/फोकस दूरी, तो 1/इन्फिनिटी यानी
जीरो हो जाएगी, इसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे अच्छे से ना। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। देखिए इसको, इस चीज को है ना, दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता, इसका मतलब क्या है, पास की वस्तुएं अच्छे से देख सकता है। पास की वस्तुएं तो देख सकता है, परंतु दूर की नहीं देख सकता, दूर की नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये कौन सा रोग हो गया, इसको निकट दृष्टि दोष रोग है ना। तो निकट दृष्टि दोष है उसके जो नेत्र में, तो इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया है ना, मायोपिया बोलते हैं। तो जो अगर मान लीजिए कि उसको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिख रही है, क्या है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिख रही है, यहाँ लिख लीजिए, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिख रही है, परंतु पास की वस्तुएं नहीं दिख रही, स्पष्ट नहीं दिख रही है। तो कौन सा दोष हो गया उसको, उसको हो गया दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तुएं दिख रही है मतलब दूरदृष्टि दोष, और निकट की वस्तुएं दिख रही है मतलब निकट दृष्टि दोष है ना। तो ये क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी इसको बोल सकते हैं। ओके, इंग्लिश में लिख लीजिए हाइपरमेट्रोपिया है ना। अब इसमें जो नेत्र दोष है, तो इसका निवारण कैसे करेंगे। अगर उनको निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, आप एक चीज याद रख लीजिए, अ लिख लीजिए और नी लिख लीजिए, और इधर लिख लीजिए उ और दू। ठीक है, तो अ का मतलब हो गया अवतल लेंस, और नी का मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में जो निवारण है वो किससे किया जाता है, अवतल लेंस से किया जाता है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष का जो निवारण है वो यानी उत्तल लेंस से किया जाता है, उत्तल लेंस। और यहाँ पर दू लिखा था ना अपन ने, दू मतलब दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष ये लिख लेना आप है ना। अगर मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ तो मैं बोल तो रहा हूँ ना, अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनोमीटर से क्या नापते हैं, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ मैनोमीटर। तो मैनोमीटर से क्या नापते हैं, गैसों का दाब मापते हैं, प्रेशर ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पाइरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है ना, पाइरिडॉक्सिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच। तो पाइरिडॉक्सिन जो होता है वो विटामिन 6 का जो है केमिकल नेम होता है। ओके, पाइरिडॉक्सिन किसका नेम होता है, केमिकल नेम विटामिन 6 का, B6। इसके अलावा जो होता है आपके नियासिन, नियासिन। तो नियासिन जो होता है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। और नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, और विटामिन, कौन सी विटामिन का नाम है नियासिन, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है, विच कंपाउंड ऑफ सोडियम इज कॉल्ड वाटर ग्लास। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है एनपीसीएल नरोडा में 2020-21 में पूछा गया था, है ना। तो सोडियम के जो सिलिकेट होते हैं, सोडियम सिलिकेट, उसको क्या बोला जाता है, वाटर ग्लास कहा जाता है, जल कांच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी, रेलवे सब जगह आया है, एनपीसीएल वगैरह सब जगह आया ये वाला क्वेश्चन है ना। कोड लिवर ऑयल इज एन अब्यूडेंट सोर्स ऑफ विच विटामिन। तो विटामिन ए और विटामिन डी है जो किसमें पाई जाती है, कोड लिवर ऑयल में। कोड लिवर ऑयल में क्या पाया जाता है, विटामिन ए और डी का प्रचुर स्रोत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, एट विच टेम्परेचर आर एंजाइम मोस्ट एक्टिव।
तो किस ताप पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखो, दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हो तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है, यह नियम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों और बारूद में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो पटाखों और बारूद में जो रेड कलर जो है वो स्ट्रोंशियम के कारण दिखाई देता है ना। आप पटाखे वगैरह, रॉकेट वगैरह जो चलाते हो, रॉकेट मतलब जो पटाखे वाले रॉकेट, वो दूसरे रॉकेट नहीं जो फायर करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो पटाखे और बारूद में लाल कलर किसके कारण दिखाई देता है? स्ट्रोंशियम के कारण। और हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है ना। पटाखों में जो हरा रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा में ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की बजाय CO2 से अधिक तत्परता से संयोग करता है हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन की बजाय CO2 से अधिक संयोग करने की इसकी क्षमता होती है। तो ये क्या करेगा? CO2 से ज्यादा संयोग करने लगेगा, है ना। ऑक्सीजन की बजाय CO2 से ज्यादा संयोग करने लगेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी शरीर को, तो दम घुटने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? विच विटामिन डिफिशियंसी के यूज ड्राई आइज। अब ये सूखा रोग क्या होता है? सूखा रोग होता है आपके रिकेट्स रोग। रिकेट्स जो होता है ना, उससे बोलते हैं सूखा रोग। अब ये किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चन पढ़ाई है उसमें अच्छे से पढ़ाया किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और किस विटामिन का बायोलॉजिकल या रासायनिक नाम क्या है ना, केमिकल नाम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग किससे फैलता है? व्हाट इज मीजल्स डिजीज स्प्रेड बाय। तो खसरा रोग जो फैलता है वो आपके वायरस से फैलता है। ठीक है, वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? हु इन्वेंटेड इंसुलेशन। इंसुलेशन नहीं है, इंसुलिन है, इंसुलिन है। ठीक है ना। तो इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग ने, है ना। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पारसेक जो होता है आपके, यहाँ लिख लीजिए, एक पारसेक जो होता है, एक पारसेक, है ना, एक पारसेक जो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर, है ना। ये क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। कौन? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है ना। इसके अलावा आपकी क्या होता है? एक लाइट ईयर होता है ना। क्या होता है? एक लाइट ईयर है ना। प्रकाश वर्ष भी क्या है? एक दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है, ध्यान रखना है ना। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक प्रकाश वर्ष इजिकल टू 9.46 इंटू 10⁻15 के बराबर होती है ना। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और पारसेक और प्रकाश वर्ष जो है उसमें कितना क्या संबंध होता है? तो एक पारसेक जो होता है वो किसके बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर। एक बार फिर कह रहा हूँ, ये जो लाइट ईयर है समय का मात्रक नहीं है, टाइम का क्या है? टाइम की यूनिट नहीं है, ये आपके डिस्टेंस की यूनिट है ना, दूरी का मात्रक है। एक लाइट ईयर यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले तो ये चीज है कि पावर हाउस ऑफ सेल जो है यानी कोशिका का शक्ति ग्रह है, जो किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं ना। अब इसका नाम किसने दिया था? सर्वप्रथम नाम दिया था सी बेंडर ने। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के गोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, क्यों? बबल्स ऑफ सोफी सॉल्यूशन सीम टू बी कलरफुली, व्हाई? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा गया है। तो प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है ना, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण क्या होता है? साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? इन विच ऑर्गेन इज विटामिन ए स्टोर, है ना।
तो मानव शरीर के जो है विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है, वो होता है आपके यकृत यानी लीवर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट किसके प्रूफ? तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एब्रिविएशन ऑफ विच? तो विटामिन कार्बन के प्रूफ है। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के प्रूफ है। ठीक है, और कार्बन का कौन सा प्रूफ है जो विद्युत का चालन करता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। विद्युत का चालन करता है, यह आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छापना है। और हीरे की जो संरचना है कौन सी संरचना है? चतुष्फली की, चतुष्फलीय संरचना है हीरे की। ठीक है, और इसका जो अपवर्तनांक है कितना है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42, ये क्या है? अपवर्तनांक है। और इसके अलावा इसका क्रांतिक कोण जो है वो है 24.2 डिग्री। ठीक है, 24.2 डिग्री या 25 डिग्री के बराबर होता है इसका क्रांतिक कोण हीरे का। और हीरा जो है, हीरा का चमकना कौन से सिद्धांत पे काम करता है? हीरा अगर ग्लो कर रहा है तो वो कर रहा है आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो पिछली बार एनपीसीएल काकर 12 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था 25 डिग्री वाला, है ना, कि हीरे का जो क्रांतिक कोण है वो कितना है? 25 डिग्री कोण है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? विच गैस स्मेल ऑफ रोटन एग्स? तो सड़े अंडों की गंध किस में आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S में, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन इज द नेम ऑफ विच यूनिट? तो किसकी इकाई है न्यूरॉन? तंत्रिका तंत्र की यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की यूनिट है क्या है? न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? ठीक है, तो जो दूध में जो है लैक्टिक अम्ल बन जाता है, इसके कारण वह खट्टा हो जाता है। और इसके अलावा दूध से दही में परिवर्तन, दूध से दही में चेंज होता है, किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है उसके कारण दूध दही में चेंज हो जाता है। और दही में जो कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्रक का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है? हीट का कंडक्टर होता है ना। ये यहाँ पे गलत है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है ना, यानी उष्मा का तो सूच अलग है लेकिन विद्युत का पूछ अलग है। ठीक है, कंडक्टर है हीट का तो, लेकिन उष्मा का पूछ अलग है। ठीक है, अभ्रक यानी माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? ठीक है, व्हेन द लाइट न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म हेवी न्यूक्लियर व्हाट प्रोसेस टेक प्लेस इन द देम? तो उसमें क्या हो जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन हो जाता है। ठीक है, ये नाभिकीय संलयन को क्या बोलते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। बीआरसी में पूछा गया था ताप नाभिकीय अभिक्रिया किस में होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये किस में होती है? सूर्य और तारों में होती है ना। सूर्य भी एक प्रकार से तारा ही है। सूर्य और तारों में ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन बम में भी यही अभिक्रिया होती है ना। और इसके अलावा अगर ये तो दो हल्के नाभिक मिलकर बारीक नाभिक बना रहे हैं, इसके अलावा बारीक नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो क्या बोलेंगे उसको? भारी नाभिक अगर हल्के नाभिकों में टूटता है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन बोलेंगे अगर बारीक नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा गया है ना। पृथ्वी से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है ना? एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर
प्रति सेकंड, है ना। और इस क्वेश्चन इसके जो ऑप्शन है अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर किलोमीटर की जगह मीटर में दे देगा 11.2 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर टिक करके आ जाओ। यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर यहाँ पर किलोमीटर की जगह मीटर में चेंज करके दे दिया तो आप कैसे करोगे, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, है ना। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लोगे तो इसकी यूनिट आ जाएगी आपकी, ठीक है। अगर मीटर में दे दिया तो मीटर की यूनिट आ जाएगी किलोमीटर, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको ये दे दे तो ध्यान रखना मीटर प्रति सेकंड ये मत लगा देना, किलोमीटर हो तभी लगाना। इसको अच्छे से पढ़ना ऑप्शंस को, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है एक बार ऐसे ही, इसीलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से बाहरी जल यानी हे वाटर क्या है। तो देखिए हे वाटर जो है होता है आपके ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। एक होता है आपके प्रोटियम, है ना, प्रोटियम। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, पहले समझाया हुआ है इम्पोर्टेंट जनरल साइंस में ना, ड्यूटेरियम। क्या लिखोगे, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। ये अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है मेरे से, लेकिन आप मैं बोल रहा हूँ अच्छे से, वो आप लिख सकते हो। एक होता है ट्रिशियम, है ना, एक ट्रिशियम होता है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम। जो प्रोटियम जो होता है वो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और जो लाइट वाटर बनता है वो प्रोटियम से बनता है। इसके अलावा जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O जो बनता है उससे क्या बोलते हैं, भारी जल इसी बोलते हैं। ये लाइट वाटर है, ये हेवी वाटर है, ठीक है, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसके अलावा जो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक जो होता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है, तो आपको क्या लगाना है, ट्रिशियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी ना। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय डबलिंग इट्स वेलोसिटी। तो देखो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, k इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अभी v को मैं 2v के बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा, k इजिकल टू हाफ एम 2v का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, k इजिकल टू 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 4 गुना हो गई ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना इसका आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है ना, 4 टाइम्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है ना। व्हाट इज द लेक ऑफ विच मेक्स इट्स डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस, है ना। ये इंग्लिश में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। इंग्लिश मेरी इतनी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं इंग्लिश में लाने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं इंग्लिश में भी टाइप करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इंग्लिश में ग्रामेटिकल इसमें मिस्टेक हो गई है ना, तो इंग्लिश को इसलिए लाता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। कुछ भाई लोगों ने कमेंट किया था कि इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को लाइए, है ना। तो इंग्लिश मेरी परफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करके ला रहा हूँ, जैसे तैसे टूटी फूटी। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा एक बार, फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा कि ये क्या पूछना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में, है ना। तो जो होता है बर्फ पे जो क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है, फ्रिक्शन की कमी होती है। फ्रिक्शन की कमी होगी तो चलना मुश्किल होगा। देखो फ्रिक्शन नहीं है तो अपने चलना मुश्किल होगा ना। तो पृथ्वी पर भी हम चलते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं। अगर आप चल पा रहे हैं तो वहां पर फ्रिक्शन जरूर है, ठीक है। और नहीं चल पा रहे हैं मतलब फ्रिक्शन वहां पर कम हो गया। अभी तेल वाला फर्श है तो उस पर कैसे चलोगी, तो फ्रिक्शन कम कर दिया ना। तो तेल और ग्रीस वगैरह का यूज किसमें किया जाता है, मशीनों फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक उष्मा किस विधि से संचालित होती है। देखो ये अगर बिजली का बल्ब है, मान लीजिए ये बिजली का बल्ब है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन क्या है, बिजली का बल्ब है ना। और इसका ये क्या है, फिलामेंट है ना। ये फिलामेंट है, फिलामेंट तो अच्छा है लेकिन बल्ब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो समझ में आना चाहिए टेढ़ा मेढ़ा हो कैसा ही हो, है ना। अब ये क्या है, बल्ब है ना। और अगर ये जलता है तो इससे फिलामेंट जो ये है ना, यहाँ से कांच तक उष्मा किस विधि से संचालित हो। देखो अंदर तो वैक्यूम है ना, अंदर वैक्यूम में सभी जानते हैं कि वैक्यूम करके थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन वैक्यूम है ना। तो यहाँ से वैक्यूम में कौन सा जो हीट ट्रांसफर हो सकती है, देखो एक तो चालन होता है ना, एक संवहन होता है हीट ट्रांसफर की विधि, और एक क्या होती है, विकिरण यानी रेडिएशन है ना, विकिरण यानी रेडिएशन विधि। तो जो वैक्यूम में हमेशा ट्रांसफर होता है उसमें वो क्या होता है, विकिरण द्वारा, है ना। यानी विकिरण जो विधि होती है उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी निर्वात में भी ये गति कर सकती है, वैक्यूम में भी ये गति कर सकती है। तो इससे ये फिलामेंट से कांच तक की जो हीट ट्रांसफर होगी किससे होगी, विकिरण विधि द्वारा, रेडिएशन विधि द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है ना। तो इस ऊर्जा को क्या बोलेंगे, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे। देखो इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। इस एनर्जी को ऊर्जा होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। एडी सब्सिस्टेंस आल्सो एनर्जी ड्यू टू इट्स मास विच साइंटिस्ट प्रपोज दिस थ्योरी। तो ये आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। आइंस्टीन ने क्या दिया था कि E बराबर जो है mc² होता है, ये इसने समीकरण दी थी। तो इसने क्या बताया था कि जो एनर्जी है वो किस में चेंज हो सकती है, द्रव्यमान में, और द्रव्यमान किस में चेंज हो सकता है, एनर्जी में चेंज हो सकता है ना। जो आपके रासायनिक सेल जो होते हैं वो इसी सिद्धांत पे तो काम करते हैं। जो रासायनिक सेल होते हैं, मान लीजिए लेक्लांसिया सेल है, लेक्लांसिया सेल है तो आप उसको यूज, उसमें क्या होता है, उसमें मास होता है ना, रासायनिक एनर्जी होती है उसमें, तो मास होता है, तो मास उसका अगर जैसे जैसे वो एनर्जी मतलब जैसे हम काम में ले जाते हैं, उसको काम में ले रहे हैं, मतलब किसी भी काम में ले रहे हैं, मतलब एनर्जी उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उसका वेट है क्या है, कम होता जाएगा, वो एनर्जी में चेंज होता जाएगा। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे ये, और काफ़ी बार पूछे गए हैं आपसे, फिर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको नोट्स बना के रख लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना अगर वो इन्होंने एनपीसीएल का फॉर्म भरा है, एनपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो कि हो सकता है मान लीजिए आपका भी सिलेक्शन हो जाए, आपके दोस्त का भी सिलेक्शन हो जाए, तो कितनी अच्छी की बात है, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।